भर्ती में विभिन्न कारणों से देरी और भर्ती घोटालों के कारण बेरोजगारों का परीक्षाओं से विश्वास टूटने के संबंध में नियम 58 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले भर्तियों के बारे में ये 29 मार्च 2022 महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा। मैं इस महामारी, ये 29 तारीख मार्च का है, मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉग वॉरियर्स और सफाई कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों के प्राण बचाए। ये पहला पृष्ठ है 29 मार्च 2022 का। और 29 मार्च को महामहिम अपने अभिभाषण में कोविड कर्मचारियों के मेहनत, अपनी जान पर खेलकर राज्य की सेवा के बारे में बोलते हैं और 31 मार्च को 2022 को उन कोविड कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये है इस सरकार की सत्यता। जिन कोविड कर्मचारियों को, जिनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, जिनके पैरों को धोया जा रहा था, सिर्फ 2 दिन के बाद 29 तारीख के हाउस में इनकी तारीफ होती है, शुरुआत ही इससे होती है और 31 तारीख को इनको निकाल दिया जाता है। 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इनका 6 महीने का सेवा विस्तार होता है और 5.5 महीने में इन्हें निकाल दिया जाता है। 10 अप्रैल को शासनादेश होता है 2023 में, लंबे संघर्ष के बाद, कि इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। 688 कर्मचारियों के संतोषजनक प्रमाण पत्र आते हैं, लेकिन सीएससी, पीएससी में कहीं इनको नहीं रखा जाता। फिर शासन से एक आदेश होता है कि भाई सीएमओ को अधिकार दे दिए, इनका चयन होता है, लेकिन इन कोविड कर्मचारियों को टोटल टिहरी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 33 लोगों को रखा जाता है, 87 जिनकी संख्या है। पौड़ी में 12 नर्सिंग स्टाफ को रखा जाता है, लेकिन उसके अलावा पूरे प्रदेश में इन कोविड कर्मचारियों को कहीं नहीं रखा जाता। पिछले 50 दिन से लगातार ये कोविड कर्मचारी आमरण अनशन कर रहे हैं और कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए भी टीमें नहीं जाती है। अब आप बताइए, क्या विश्वास जो है कि हम सरकार पर कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी माननीय प्रीतम सिंह जी ने भी इसका जिक्र किया, वन दरोगा की भर्ती 2019 में होती है, 316 पद हैं, भर्ती निरस्त हो जाती है फिजिकल सारे सर्टिफिकेट टेस्ट होने के बाद। दोबारा भर्ती होती है, अभ्यर्थी दोबारा निकालते हैं 2022 में, लेकिन सब कुछ फिजिकल निकालने के बाद, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद, फिर अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारियों की उनको परमानेंट किया जाए या रखा जाए। पिछली सरकार एक उप समिति बनाती है, जिसमें उप समिति में हरक सिंह रावत जी मंत्री जी, श्री गणेश जोशी जी, धन सिंह रावत जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड, अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण, सचिव जिला विकास, ये सदस्य हैं। और कमेटी का निर्णय है, राज्य सरकार के किसी भी विभाग ऑब्लिक कार्यालय आदि में नियमानुसार भर्ती ऑब्लिक नियुक्ति होने पर यदि उपनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं व्यक्तियों को यथायथ हटाया जाता है, तो ऐसे हटाए गए व्यक्ति को हटाए गए व्यक्तियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार के उसी विभाग में कार्यालय में यदि उपनल में
द्वारा उन व्यक्तियों को उसी विभाग के अधिसंख्यक पद के रूप में समायोजित किया जाएगा। उनको हटाया नहीं जाएगा। ये उप समिति बनती है, लेकिन अचानक आदेश हो जाता है कि जो पद के सापेक्ष लोग नहीं है 60,000, उनको निकाल दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश का युवा कैसे सरकार पर भरोसा करे। अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने दिखाया कि आपने सुबह पीठ से आदेश किया, जो भी सरकारी कार्यक्रम होगा उस सरकारी कार्यक्रम में जो भी विधायक पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो विधायक कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में रहेगा। अरे मैं तो बोलना चाहता हूं आपसे कि इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी इतने हावी हो गए हैं। पिछली बार भराड़ी शहर के सत्र में, बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर से घोषणा करी कि जिन बेरोजगार संगठन के लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, हम उनके मुकदमे वापस लेने का काम करेंगे। सारे अधिकारी कर्मचारी थे, आज भी उन लोगों को नोटिस आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी की बात सदन में होने के बाद शासन प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष के विधायकों की बात को गंभीरता से लेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उस सदन में मुख्यमंत्री जी की बोली गई बात, या तो मुख्यमंत्री जी गलत थे, या ये शासन प्रशासन इतना हावी हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन छात्रों को, उन बेरोजगारों को आज भी नोटिस आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी की बात तो सरकार ने गंभीरता से ली नहीं। ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा, यहां 7 महीने पहले गवर्नर चिट्ठी लिखते हैं जांच के लिए। यह चिट्ठी लिखी गई देहरादून से 27 जुलाई 2020 को कि आपने जो ये नियुक्तियां करी हैं, ये न्याय संगत नहीं है, कोई जांच नहीं होती। 7 महीने ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, गवर्नर बदल जाते हैं, और ये जो लिस्ट थी जिसमें जांच के आदेश हुए थे, उन्हीं 8 लोगों को नियुक्ति दे दी जाती है। बात तो तब और होती है, यहां के कुलपति जिनकी उम्र 64 साल है, गवर्नर के आदेश हैं, प्राय देखा जाता है कार्यकाल समाप्ति से पूर्व कुलपति विश्वविद्यालय में संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में जल्दीबाजी के निर्णय लेने एवं विश्वविद्यालय में नियुक्तियां आदि दिए जाने की प्रवृत्ति है। इस संबंध में महामहिम कुलाधिपति की अपेक्षानुसार मुझे आपसे यह कहने के निर्देश हुए कि कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 3 माह की अवधि में रहते हुए कार्य परिषद की बैठकें प्राध्यापकों, प्राचार्यों एवं आचार्यों की नियुक्ति संबंधी चयन समितियां साक्षात्कार आयोजित न कराएं। जब कुलपति के 3 महीने का कार्यकाल रह जाएगा, उस कार्यकाल में कोई भी करी हुई नियुक्तियां असंवैधानिक मानी जाएगी, यह आदेश है। लेकिन प्रसार विश्वविद्यालय में इन्हीं 3 महीनों में नियुक्तियां होती हैं, जांच के आदेश होते हैं, कुछ नहीं होता। और जो भ्रष्टाचार से लोग लगे हुए हैं, अब वो नियुक्तियां कर रहे हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कैसी वो नियुक्तियां हो रही होंगी, क्या स्तर पढ़ाई का हमारे राज्य में उच्च शिक्षा का रह जाएगा, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत सारे नाम आए, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इसकी नियुक्तियों में अखबार ने भी बड़ा बड़ा छापा है।
कि 30% हमारी माताएं बैठी हैं, यहां दीदी बैठी है, 30% महिला आरक्षण को ताक में रखकर ये नियुक्तियां की गई। 30% महिलाओं को जो आरक्षण होना चाहिए था उसके विरुद्ध ये नियुक्तियां हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक नाम बड़े प्रकाश में आया, गिरिजा शंकर जोशी, जिनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति के लिए जाते भी नहीं है, और मुख्यमंत्री आवास देहरादून उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। हमारे प्रदेश में उत्तराखंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन एक एनजीओ है, और इस एनजीओ के अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इस एनजीओ के सचिव हैं गिरिजा शंकर जोशी जी। अब ऐसी नियुक्तियों में हम जाएं तो कहां जाएं, शिकायत करें तो किससे करें? हमारे प्रदेश में नियम है, सभी जगह है, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को सरकारी नौकरी कुलपति की आप जो है नहीं रख सकते। लेकिन इनकी उपलब्धि इतनी है नेगी जी की, जो कुलपति हैं, 64 साल की उम्र हो जाती है, अंतिम 3 महीनों में इनके अधिकार सीज हो जाते हैं, नई नियुक्ति में निकलती है, 264 आवेदन आते हैं, और 264 आवेदनों को निरस्त करते हुए जिनकी उम्र निकल रही है उन्हें फिर कुलपति बनाया दिया जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, अगर पीठ से निर्देश नहीं होंगे, तो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल होंगे। आदरणीय मंत्री जी, मैं आप ही के माध्यम से सब जाना है, सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज मैंने लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताया था। लोक सेवा आयोग की कोई जांच भी नहीं हुई, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, गोपनीय अति गोपनीय के अधिकारी पकड़े गए, वो तो जेल चले गए, लेकिन लोक सेवा आयोग की कोई जांच नहीं हुई, कोई समीक्षा नहीं हुई। आज लोक सेवा आयोग एई की भर्ती की नकलचियों की लिस्ट जारी नहीं हुई, उसके बाद एई की परीक्षा होती है। आप हमारे छात्रों का विश्वास सरकार की परीक्षा पर देखिए, एई की भर्ती परीक्षा पुनः होती है, 78% छात्र अनुपस्थित रहता है उसमें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस भर्ती में 78% छात्रों की अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि उत्तराखंड के युवाओं का विश्वास सरकार की भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से उठ चुका है। हाकम सिंह, जिसके नाम पर सरकार कहती थी कि बड़े हमने मगरमच्छों को जेल भेज दिया, छूट कर आ गए। जमानत, लचर पैरवी, कमजोर पैरवी, सारे छूट के आ गए हैं। माननीय सदस्य, अभी मैं आपको मैडम कहना चाहता हूं कि आउटसोर्स एजेंसी, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के सौदे की एजेंसी, उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों को खाने वाली एजेंसी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, 800 एजेंसियां उत्तराखंड में तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। एक एजेंसी है केबीएम इंफ्रा बिल्डर, मुन्ना सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केबीएम इंफ्रा, अध्यक्ष जी को करीब विडम्बना, सरकार जो है क्या नाम, सरकार का कोई यही नहीं है, हम कहें तो बात किसको कहे। अध्यक्ष जी, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कितनी संवेदनशील है। केबीएम इंफ्रा बिल्डर ये एक ठेकेदार की एजेंसी है, ये रोडें बनाते हैं, ये भवन निर्माण करते हैं, ये पुल के निर्माण करते हैं। मंत्री जी सुनिए, ये पुल के निर्माण करते हैं। और उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा मंत्री जी नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
और इस ठेकेदार की कंपनी को पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए चयनित कर दिया जाता है। कोई मानक है इस प्रदेश में? किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पीछे उसका क्या बैकग्राउंड होगा किस चीज को चुनने के लिए? एक ठेकेदार जो रोड बना रहा है उसको पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का चयन करने के लिए उस कंपनी को चुन दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश, एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। पहाड़ का पानी ऊर्जा प्रदेश कहे जाने में आज 8-8 घंटे बिजली कट रही है सबके यहां। पहाड़ की जवानी इसको सरकार धक्के मारकर निकाल रही है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में समूह ग और समूह घ, हर प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती होती है उस भर्ती में राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन सरकार तो अधिकारियों के आगे नतमस्तक है। मुझे लगता है या तो जानकारी का अभाव है या प्रदेश के बारे में सोचना नहीं चाहते या फिर अधिकारियों के आगे नतमस्तक है। समूह ग की भर्तियों को पहले सरकार ने सरकारी खत्म किया, अब समूह ग की भर्तियों को ज्यादा से ज्यादा आउटसोर्स से कर रहे हैं, जिसमें अन्य राज्यों के लोगों को लाकर इन अधिकारियों के हिसाब से लगाया जा रहा है। आप अपनी यहां सभा पर जाकर देखना। क्यों नहीं? आउटसोर्स में समूह ग और समूह घ की जो भर्तियां ली जा रही हैं उसमें राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। आज आप चले जाइए पौड़ी के सर्किट हाउस में, वहां अन्य राज्य के लोग अगर 20 है तो 14 नियुक्तियां अन्य राज्यों की है। आप कहीं भी चले जाइए, जो आउटसोर्स से नियुक्तियां हैं उनके सौदेबाजी हो रही है और अन्य राज्यों के लोग आकर उन नियुक्तियों पर बैठ रहे हैं। क्यों? समूह ग और समूह घ में अगर आप आउटसोर्स से भी कर रहे हैं तो उसमें राज्य का स्थायी निवासी होना कंपलसरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, आपने उपनल को जब आउटसोर्सिंग एजेंसी बना रखा है तो हम उससे क्यों नहीं करते? सरकारी संस्था है, उसमें हम अपने नियम क्यों नहीं लगाते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीआरडी को आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी बना रखा है, आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं बना रखा है। उस एजेंसी के नीचे उत्तराखंड के युवाओं से गुलामी कराई जा रही है। मैं आपसे कहता हूं, पीआरडी को आउटसोर्सिंग एजेंसी बना रखा है, दैनिक वेतन भोगी के रूप में उनसे कार्य कराया जा रहा है। मैं कह रहा हूं पीआरडी सुरक्षा देती है, ठीक है, 4 धाम में ड्यूटी लगी, कहीं ड्यूटी लगी, आप दैनिक भोगी है, लेकिन वहां जो कंप्यूटर ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्यों दैनिक भोगी है? वहां जो लैब असिस्टेंट लगा है वो क्यों दैनिक भोगी है? वहां जो लाइब्रेरियन लगा है वो क्यों दैनिक भोगी है? उसका पीएफ क्यों नहीं कट रहा? उसकी छुट्टियों के पैसे क्यों कट रहे? कैसी ये व्यवस्था है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीआरडी से आप ड्राइवर लगाते हो, उसकी तनख्वाह 18 से 21 हजार है। टीएनएम आउटसोर्सिंग एजेंसी से आप लगाते हैं, उसकी तनख्वाह 8,500 से 12,000 है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कैसा ये मानक है? कैसा ये घोटाला है? कैसे ये युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मैं आपसे पूछना आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड की सरकार, क्या हमारा नेतृत्व तो इतना कमजोर हो गया है? क्या हम पक्ष विपक्ष में इतना लड़ गए हैं? क्या हमारे बीच की दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं? इस उत्तराखंड को, युवा प्रदेश को, युवा मुख्यमंत्री को कहने वाले में हम आज सब युवाओं को सड़कों पर लाकर बैठे हैं। सीबीआई जांच, पेड़ कटने की, अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में पेड़ कटते हैं, उसकी सीबीआई जांच के आदेश हो जाते हैं, लेकिन युवाओं की भर्ती को बेचा जाता है, लगातार भ्रष्टाचार होता है, आरोपी पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, उसकी सीबीआई के लिए सरकार घबराती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकार ने लोक सेवा आयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होती, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी होती, इस्तीफा देकर चले जाना ये परंपरा हमारे प्रदेश की बन गई है। अधिकारियों को पता है घोटाला करेंगे, इस्तीफा देंगे और चले जाएंगे, रिटायर्ड है उनको बिठाल रहे हैं। आज ग्रुप बी पीसीएस के समान 4800 ग्रेड पे की भर्ती, व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति, लोक सेवा आयोग इंटरव्यू के आधार पर कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसका संरक्षण है?
कि सरकार से भी कोई डर नहीं। 4800 ग्रेड पे की भर्ती, व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति, बिना एंट्रेंस के इंटरव्यू के आधार पर। आप अभी उपलब्धि बता रहे थे, मैं उपलब्धि बताता हूं। 2007 से 12 में माननीय खंडूरी जी ने इंटरव्यू खत्म किया था। अब आप इंटरव्यू के आधार पर ही जो है ग्रेड सेकंड क्लास की भर्तियां करा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब सरकार इन युवाओं के प्रति गंभीर होगी? सरकार कब गंभीर होगी? हमारे प्रदेश के युवा अन्य राज्यों के होटलों में काम कर रहे हैं और हमारे यहां जिन युवाओं को अधिकार मिलना चाहिए था, आउटसोर्स के माध्यम से बाहर के युवाओं को यहां लाया जा रहा है। अरे हम पहाड़ की जवानी के लिए कर क्या रहे? हम कह देते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती। हम इन उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या मजबूत व्यवस्था कर रहे हैं? आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। मैं अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सत्ता एक आदेश में आपको बताना चाहता हूं। ऊर्जा निगम है, ऊर्जा निगम अपनी स्वतंत्र बॉडी है। उसके अधिकारी कर्मचारी शासन में 13 तारीख को आदेश होता है, मीनाक्षी सुंदरम करते हैं 11 जुलाई को, कि ऊर्जा निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम है, सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं चाहिए, और 11 तारीख को उनके परमानेंट होने के आदेश हो जाते हैं। 2 दिन बाद वो कौन सा दबाव आता है कि मीनाक्षी सुंदरम उसे निरस्त कर देते हैं, जबकि सरकार पर कोई वित्तीय लोड नहीं है। स्वजल के कर्मचारी 97 उत्तर प्रदेश के जमाने से काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 32,000 रुपए थी, आज उनकी तनख्वाह 12,000 रुपए कर दी गई। अतिथि शिक्षक, जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम इनको रिक्त पद नहीं मानेंगे, इनको आगे परमानेंट की व्यवस्था करेंगे, आज किसी भी दिन उनको निकाल दिया जा रहा है। माननीय सदस्य अब समाप्त करिए। रोजगार ईमानदारी से देना और रोजगार देकर रोजगार को सुरक्षित रखना, जो रोजगार में लग गया है उसके रोजगार को सुरक्षा देना, ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपके माध्यम से पुनः बात दोहरा रहा हूं। धरना स्थल, अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि इन्होंने अंग्रेजों के जमाने का कानून लगा दिया। धरना स्थल काला पानी, नाले में बिठा दिया जो लोग धरना करते थे। क्या हमारे लोकतंत्र में बैठकर धरना प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में भी जंतर मंतर दे रखा है? कोई ऐसी जगह नहीं कि जो जहां पे वो धरना कर सके, ताकि किसी की नजर न पड़े। 50 दिन से कोविड कर्मचारी आंदोलन अनशन में बैठे हुए हैं, कोई उन्हें चेक करने भी चले जाए तो उसके लिए भी फोन करना पड़ता है। 200 दिन से 6 महीने से ज्यादा बेरोजगार संगठन के लोग सीबीआई की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं, सरकार ने कभी संज्ञान भी नहीं लिया। आपने कहा था कैलेंडर जारी किया, उस कैलेंडर का पालन कहां हुआ? आप कहते हैं हम सभी विभागों जो है वेटिंग निकालेंगे, पुलिस की भर्ती होती है 250 पद छूट जाते हैं, उसमें वेटिंग क्यों नहीं निकलती? जिनकी उम्र निकल जाएगी, जो सब क्वालिफाई कर चुके हैं, वो युवा कहां जाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन के सारे सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को आप संरक्षण दीजिए। इस उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार में भ्रष्टाचार के लिए मजबूत कदम उठाइए, और जिनको रोजगार मिल गया है उनकी रोजगार सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाइए। नहीं तो एक दिन ये युवा, यही युवा था जिसने उत्तराखंड के आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी। इसी युवा के कंधों पर इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। आज ये युवा दर दर के धक्के खा रहा है। अगर सड़कों में अपनी बात करता है तो लाठीचार्ज कर देते हैं, कोई अपनी बात कहता है तो पुलिस दमनकारी नीति
अपनाती है, कहती है कि हम मुकदमा लिख देंगे, जब तक आपको कलेक्टर साहब या पुलिस की देगी आप सरकारी समाप्त करिए। नौकरी नहीं दे माननीय सकते। सदस्य अपनी बात तो को इसलिए मैं समाप्त आपसे करिए। कहना चाहता हूं समाप्त कि इस करिए। विषय को गंभीरता से लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी पिछले सदन में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बराड़ी शहर में मुकदमे वापस लेने की, क्या मुख्यमंत्री जी ने वो झूठ बोला था? बात को या रिपीट ये- न करें, रिपीट या न क्या करें। ये गलत बात थी, या ये अधिकारी कर्मचारी जो बैठ रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं लेना देना चाह रहे हैं? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी कि आपने मुझे मौका दिया। लोक महत्व के इस प्रश्न को मैं चाहता हूं कि नियम 58 में आप इसमें